बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथीज़। थ्रोम्बोटिक मतलब थ्रोम्बस बन रहा है, माइक्रो एंजियोपैथीज़ मतलब छोटी वेसल्स में। तो दो तरह की थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथीज़ हैं जो हम आज पढ़ेंगे। थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बरपरा यानी कि थ्रोम्बस बनने की वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे। एंड हीमोलिटिक यानी कि हेमोलिसिस चल रही होगी। यूरीमिक का मतलब क्या है कि यूरीमिया हुआ हुआ है बॉडी में। और यूरीमिया क्यों होता है? यूरिक एसिड के ज़्यादा होने की वजह से होता है। और वो कब होता है? जब किडनी फेल हो जाती है। और सिंड्रोम होगा जिसमें कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स होंगे, यानी डिफरेंट डिजीज़ेज़ के सिम्टम्स कंबाइन हो जाएंगे, तो उसको हम कहते हैं सिंड्रोम, राइट। सो इन दो चीज़ों के मतलब समझ आ गए, टीटीपी एंड एचयूएस। अब हम आगे पढ़ते हैं कि जो थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथीज़ होती हैं उसमें एक स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि डिफरेंट तरह के सिंड्रोम्स होते हैं जो कंबाइन हो जाते हैं। और इन सब में एक कॉमन चीज़ क्या होती है कि प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं। एक्टिवेशन होती है प्लेटलेट्स की, और प्लेटलेट की जब एक्टिवेशन होगी तो क्या ख्याल है, प्लेटलेट्स का क्या काम है? थ्रोम्बस बनाना। तो वो छोटी छोटी वेसल्स में थ्रोम्बस बना लेंगे। और इन डिसऑर्डर्स में दो हैं, टीटीपी एंड एचयूएस। अब टीटीपी में आपने बात याद रखनी है, जहाँ पर भी टीटीपी आएगा ना उसमें पेंटैड याद रखना है, यानी कि 5 चीज़ें होंगी, ठीक है। थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बरपरा में 5 चीज़ें कौन कौन सी होती है? पेशेंट को होगा फीवर, पेशेंट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के साथ आएगा यानी कि उसके प्लेटलेट्स कम होंगे। उसके अलावा माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया होगा, क्योंकि ऑब्वियसली फीवर है, कोई इन्फेक्शन की वजह से फीवर हो सकता है, छोटी-छोटी वेसल्स में थ्रोम्बस बना हुआ है, तो थ्रोम्बो माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया भी चलेगा। और क्योंकि प्लेटलेट्स कंज्यूम हो रहे हैं, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी होगा। ट्रांजिएंट न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट यानी कि थोड़े टाइम के लिए उसको न्यूरोलॉजिकल मसले आ रहे होंगे, यानी ब्रेन या नर्व से रिलेटेड कोई मसले आ रहे होंगे। और पाँचवीं चीज़ क्या होती है कि ऐसे पेशेंट्स रीनल फेलियर के साथ आते हैं, यानी कि उनको किडनी का कोई मसला होगा, ठीक है। ओ ये बात हमने कर ली टीटीपी की। अब आ जाओ एचयूएस पे। एचयूएस क्या होता है कि इसमें भी एक कॉमन चीज़ उन्हीं की तरह हमने बात की थी, क्या होगी? क्योंकि ये नाम से ही हमें पता चल रहा है माइक्रो एंजियोपैथीज़ हैं। तो एचयूएस में भी क्या होगा? एचयूएस में भी माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया होगा, साथ में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ जो आपने याद रखनी है कि इसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स नहीं होंगे एचयूएस में। और ज़्यादा इसमें प्रोमिनेंट क्या चीज़ होती है? पेशेंट को एक्यूट रीनल फेलियर होगा, और ये ज़्यादातर बच्चों में होता है, ठीक है। तो क्या बात आपने याद रखनी है? आपने एक चीज़ याद रखनी है कि एचयूएस जो है वो टीटीपी की तरह ही होता है, बस इसमें क्या चीज़ नहीं होती? न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स एब्सेंट होते हैं, और किडनी का फेलियर होता है, यानी कि एक्यूट रीनल फेलियर आ जाता है, और ये ज़्यादातर बच्चों में अकर करता है। जैसे-जैसे हम देखते जाते हैं, मतलब अडल्ट पेशेंट जो होते हैं, हो सकता है, मतलब ना ऐसा नहीं है कि आपको ये पाँचों चीज़ें मिलेंगी, मतलब ये थ्योरेटिकली तो हम कह रहे होते हैं, लेकिन अक्सर ऐसे पेशेंट्स आते हैं टीटीपी के ही होते हैं, और उनके इन 5 क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया आपको नहीं मिलता। और कुछ एचयूएस के पेशेंट्स आते हैं, जिसमें हमने बात की थी ना कि एचयूएस में 3 चीज़ें होती हैं, यानी कि एक हमने एचयूएस में फ़ीवर नहीं पढ़ा, और दूसरा एचयूएस में हमने क्या नहीं पढ़ा था? न्यूरोलॉजिकल डेफ़िसिट नहीं पढ़े थे। लेकिन कभी-कभी एचयूएस ऐसा होता है जिसमें फ़ीवर और न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शनिंग भी नज़र आती है। तो आप कोई एक स्पेसिफ़िक चीज़ नहीं बोल सकते कि अच्छा इस ये डिज़ीज़ में ये पाँचों सिम्पटम्स होंगे, लाज़मी होंगे। ठीक है, हमने एक चीज़ डिफ़ाइन कर दिया कि अच्छा होने चाहिए, लेकिन कभी-कभी क्लिनिकल वेरिएशंस आती हैं, और आपको सारे सिम्पटम्स ज़रूरी नहीं है कि आपको नज़र आएँ, ठीक है? आगे हम पढ़ते हैं कि हमने ये देख लिया, अब दोनों कंडीशंस में क्या होगी? ऑब्वियसली माइक्रो एंजियोपैथिक है, हमने कहा है कि इसमें थ्रोम्बस बनेगा, इंट्रावेस्कुलर थ्रोम्बाई होंगे, और जब थ्रोम्बस बनेंगे तो आरबीसी उनसे आके टकराएँगे, और हेमोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी, तो हीमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा। और हीमोलिटिक एनीमिया हो रहा है, साथ-साथ थ्रोम्बस बन रहा है, तो क्या ख़्याल है, वेसल्स जिन-जिन ऑर्गन को सप्लाई करेंगी, उन ऑर्गन्स की जब सप्लाई डिस्टर्ब होगी तो ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाएगा। ऑब्वियसली इनमें ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाएगा। और उसके अलावा जब कंटिन्यूअसली थ्रोम्बस बन रहे हैं, प्लेटलेट कंज़्यूम हो रहे हैं, तो पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो जाता है, ठीक है। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इन दोनों डिजीज़ेज़ में थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो रही होती है, टिश्यूज़ में भी कभी-कभी थ्रोम्बस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब इसमें एक बात आपने ये वाली बात का याद रखनी है कि इसमें थ्रोम्बस बन रहा है, तो माइक्रोवास्कुलर ऑक्लूजन भी चल रही है साथ-साथ। अब यहाँ पे एक बात है, दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि जो हमारे पास डीआईसी होता है ना, डीआईसी, अब हम एक डिज़ीज़ पढ़ेंगे कि डीआईसी में भी और इन दोनों डिजीज़ेज़ में एक चीज़ क्या होती है कि छोटी-छोटी वेसल्स की एक तो ऑक्लूजन भी हो रही है, और उस ऑक्लूजन की वजह से जहाँ थ्रोम्बस बना हुआ है, माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया भी हो रहा है। ये दोनों चीज़ें इनकी कॉमन होती हैं डीआईसी के साथ, लेकिन पैथोजेनिकली यानी कि जो पैथोजेनेसिस होती है डीआईसी की और इन दोनों डिजीज़ेज़ की, वो डिफरेंट होती है, ठीक है। अब एक बात आपने याद रखनी है कि जो डीआईसी होता है ना, उसमें कोएगुलेशन कैस्केड एक्टिवेट होता है, यानी कि उसमें कोएगुलेशन फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं, कोएगुलेशन बॉडी में स्टार्ट हो जाती है, प्लेटलेट्स कंज्यूम होते हैं, और ये सारा मसला चल रहा होता है, ठीक है। लेकिन जबकि हम ये दो जो डिजीज़ेज़ होते हैं, लेबॉर्ट्री टेस्ट ऑफ कोएगुलेशन जो होंगे, अब बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो टीटीपी और एचयूएस है ना, इसमें
ये जो हमारे पास कोएगुलेशन कैस्केड है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम कह रहे हैं कि मेनली इसमें प्लेटलेट्स के इशू की वजह से सारा मसला चल रहा होता है, ठीक है? तो अब जो ऐसे पेशेंट्स हैं एचयूएस और टीटीपी के, उसका जब आप पीटीटी और पीटी कराओगे, यानी कि जो टेस्ट ऑफ कोएगुलेशन है, जो कि क्लॉटिंग फैक्टर्स की वजह से होते हैं, वो नॉर्मल होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स का कोई मसला नहीं आ रहा है, ठीक है? अब उन्होंने कहा है कि बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथीज़ के जो ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रिगर्स होते हैं ना, वो डिस्टिंक्टिव होते हैं, यानी कि ट्रिगर्स डिफरेंट होते हैं। इन दोनों डिजीज़ में हमने कहा है ना कि सिम्पटम्स तकरीबन सिमिलर होते हैं, लेकिन इन दोनों के ट्रिगर्स डिफरेंट होंगे। अब इस चीज़ को याद रखना है कि जो टीटीपी है, उसका ट्रिगर क्या होता है कि ये एक एंजाइमेटिक डिसऑर्डर होता है, यानी कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसमें प्लाज्मा एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है? प्लाज्मा एंजाइम जिसको हम कहते हैं एडम TS13, ठीक है? ये एंजाइम जो है वो डेफिशिएंट होता है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है वॉन विलेब्रेंट फैक्टर मेटालोप्रोटीएज, ठीक है? वॉन विलेब्रेंट फैक्टर मेटालोप्रोटीएज नाम से ही पता चल रहा है कि वॉन विलेब्रेंट फैक्टर क्या है? प्रोटीन है। तो इसने क्या करना है? उस प्रोटीन को क्लीव कराना है, इसलिए तो हम इसका नाम दे रहे हैं VWF, यानी कि वॉन विलेब्रेंट फैक्टर मेटालोप्रोटीएज। इसका काम क्या होता है कि ये जो हमारे पास एंजाइम है मेटालोप्रोटीज़, एमपी के तौर पे मैं लिख रही हूँ मेटालोप्रोटीज़, इसने क्या करना होता है कि जो वॉन विलेब्रेंट फैक्टर होता है ना, शुरू-शुरू में वो बहुत बड़े मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है। हमें इतना बड़ा मॉलिक्यूल बॉडी में चाहिए नहीं, ठीक है? और बहुत हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो मेटालोप्रोटीज़ ने क्या करना है कि इसको तोड़ना है और जो फंक्शनल फॉर्म होती है ना वॉन विलेब्रेंट फैक्टर की, यानी कि जो छोटा मॉलिक्यूल हमें चाहिए, ये उसको उस छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। अब क्या ख्याल है, जब ये एंजाइम नहीं है, तो ये जो बड़ा मॉलिक्यूल होता है वॉन विलेब्रेंट फैक्टर के जो मल्टीमर्स होते हैं, वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएँगे प्लाज़्मा में। क्यों? क्योंकि उनको तोड़ने वाला एंजाइम ही डेफिशिएंट है। और जब ये इतने बड़े-बड़े मल्टीमर्स एक्यूमुलेट होंगे, और वॉन विलेब्रेंट फैक्टर का क्या काम होता है कि उसने प्लेटलेट्स को बाइंड करना है, तो क्या ख़्याल है, खुद ब खुद प्लेटलेट की एक्टिवेशन होगी, स्पॉन्टेनियस एक्टिवेशन होगी और उनकी एग्रीगेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? और इसकी वजह से क्या होता है कि प्लेटलेट्स एक्टिवेट होंगे और वो जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके साथ-साथ अगर पेशेंट के अंदर एंडोथेलियल इंजरी भी हो रही होती है, यानी कि एक तो उस बेचारे में एंजाइम डेफिशिएंट है, उसके बड़े-बड़े वॉन विलेब्रेंट फैक्टर के मल्टीमर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। दूसरा, अगर उस बेचारे में एंडोथेलियल इंजरी भी, क्या ख्याल है कि प्लेटलेट्स और ज़्यादा एग्रीगेट होंगे और ये चीज़ एग्जैसरबेट हो जाएगी और उसकी वजह से पेशेंट की जो है वो ज़्यादा सिवियर सिम्पटम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये जो एंजाइम की डेफिशिएंसी है, ये इनहेरिटेड भी हो सकती है, यानी कि जीन्स में चली आ रही होती है, इनहेरिटेड या एक्वायर्ड भी हो सकती है। अब जो एक्वायर्ड फॉर्म होती है, उसमें क्या होता है कि एक ऑटो एंटीबॉडी बनती है। उस ऑटो एंटीबॉडी का क्या काम होता है? हम सारा मसला पढ़ रहे हैं मेटालोप्रोटीज़ एंजाइम का। वो ऑटो एंटीबॉडी आएगी और इस मेटालोप्रोटीज़ एंजाइम को क्या कर देगी? डीएक्टिवेट कर देगी। और क्या, जब ये ऑटो एंटीबॉडी आके इसको इनहिबिट करेगी या डीएक्टिवेट कर देगी, तो क्या ख्याल है कि आपके पास क्लीव होगा वॉन विलेब्रेंट फैक्टर? नहीं होगा क्लीव, ठीक है? उसके अलावा जो पेशेंट्स ने इनहेरिट करनी होती है म्यूटेशंस, वो कौन सी म्यूटेशंस होती हैं? इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशंस होती हैं। अब वो लोग जिनके अंदर हेरिडिटरी होती है ना ये डिज़ीज़, यानी कि इस एंजाइम की जो हेरिडिटरी मसले चल रहे होते हैं, तो उनका जो ऑनसेट होता है ना, यानी कि ऐसे पेशेंट्स में जिनमें हेरिडिटरी ये मसला होता है, उनके अंदर ये डिज़ीज़ आगे जाके शो होती है, यानी कि जब वो जवान हो जाते हैं, एडोलेसेंट में चले जाते हैं, तो तब उनके सिम्पटम्स नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं पेशेंट्स के। और वो सिम्पटम्स कैसे होते हैं? एपिसोडिक होते हैं, यानी एपिसोड्स में आते हैं, ठीक है? उसके अलावा और कौन-कौन से फैक्टर्स हैं? एक तो हमने कहा कि इसमें एंजाइम की डेफिशिएंसी है, उसके अलावा और कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ये सारा मसला करा सकते हैं? फुल ब्लोन टीटीपी करा सकते हैं, यानी कि उसकी फुल सीवियर फॉर्म करवा सकते हैं। अगर तो साथ-साथ सुपर इम्पोज्ड वैस्कुलर इंजरी भी चल रही है, ऐसे पेशेंट्स की वेसल्स भी डिस्ट्रॉय हो रही हैं, या ऐसे पेशेंट में प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट्स हैं। प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट्स का मतलब ये होता है कि पेशेंट जो है उसके अंदर थ्रोम्बोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कोई भी वजह चल रही हैं, कोई भी मसले चल रहे हैं उस पेशेंट के अंदर, तो उसके अंदर थ्रोम्बोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर तो साथ में वैस्कुलर इंजरी भी है और प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट भी है, तो ऐसे पेशेंट्स में टीटीपी ज़्यादा सीवियर हो जाता है। अब टीटीपी का डायग्नोसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने डायग्नोसिस नहीं किया तो सोचें पेशेंट्स में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है, एक सबसे बड़ा मसला, और साथ में पेशेंट में माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक अनीमिया हो रहा है, ठीक है? और ये दोनों चीज़ें चल रही हैं, एक तो पेशेंट में अनीमिया भी होता जा रहा है, साथ उसके प्लेटलेट भी काम नहीं कर रहे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है, पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे, ऊपर से अनीमिया वैसे ही हुआ हुआ है और ऊपर से ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, तो अनीमिया और सीवियर हो जाएगा, तो पेशेंट के लिए सारी चीज़ फैटल हो सकती है, उसकी डेथ हो सकती है। अब क्या ख़्याल है, जो हमने बात की थी ऑटो एंटीबॉडी थी, तो जहाँ पे भी मैंने बताया कि एंटीबॉडीज़ होती हैं, हम क्या करते हैं? प्लाज़्मा फरीसिस करते हैं, यानी कि फ़िल्ट्रेशन करते हैं, प्लाज़्मा एक्सचेंज करते हैं और उसमें सारी की सारी ऑटो एंटीबॉडीज़ रिमूव हो जाती हैं। जब ऑटो एंटीबॉडीज़ ख़त्म हो जाएँगी, तो क्या ख़्याल था, ये एंटीबॉडीज़ डिस्ट्रॉय करी थी, जब एंटीबॉडी ही ख़त्म हो जाएगी, तो मेटालोप्रोटीज़ एंजाइम जो एडम TS13 एंजाइम था हमारे पास, क्या ख़्याल है वो काम कर पाएगा? ऑब्वियसली कर पाएगा, उसका फ़ंक्शन रिटेन रहेगा। तो 80% ऑफ द पेशेंट में सक्सेसफुली हम ये ट्रीटमेंट कर लेते हैं जब हम प्लाज़्मा एक्सचेंज करते हैं और ऑटो एंटीबॉडीज़ को रिमूव करवा देते हैं।
अब ये तो हमने पढ़ लिया टीटीपी के बारे में। उसके बाद आप आ जाएँ हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम पे। अब हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम नाम से ही पता चल रहा है हेमोलिसिस हो रही है, यूरेमिया की वजह से हो रही है। तो क्या ख़्याल है इसमें एंजाइम का मसला होगा? नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। इसमें अब ऐसे पेशेंट का अब आपको तो क्लिनिकल फीचर्स आए, आपको समझ नहीं आ रही कि अच्छा पेशेंट को टीटीपी है या एचयूएस है, आपने फटाफट एडम टीएस 13 जो एंजाइम है मेटालोप्रोटीज़ उसके लेवल करवा लिया। अगर आपको नॉर्मल मिले तो आप फ़ौरन सोचें कि अच्छा इसमें किडनी फ़ेल हुई हुई है, एक्यूट रीनल फ़ेलियर है, किडनी की वजह से यूरेमिया चल रहा है। तो इसके ये वाले एंजाइम नॉर्मल हैं, तो हो सकता है इसको हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम हो। अगर टीटीपी के पेशेंट में ये एंजाइम का लेवल करवाएँगे तो आपको कम मिलेगा या आपको ऑटो एंटीबॉडीज़ मिलेंगी और उससे आप डायग्नोसिस बना सकते हैं कि इस पेशेंट को टीटीपी है, ठीक है? अब ये जो एचयूएस का पेशेंट है, इसमें ये एंजाइम के लेवल्स नॉर्मल हैं और एचयूएस किस वजह से होता है? इसका ट्रिगरिंग फैक्टर क्या होता है कि जो पेशेंट होता है ना, उसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस का मतलब क्या होता है कि जो गट इन्फ्लेम हो जाती है और पेशेंट डायरिया और वॉमिटिंग के साथ आ रहा होता है, ठीक है? तो इसको आप ऐसे याद रख लो कि कोई इन्फेक्शन हुआ, ऊपर से भी चीज़ें निकलती हैं, गट की नीचे से भी निकलती हैं, यानी कि वॉमिटिंग, डायरिया ये सब कुछ चल रहा होता है और इन्फेक्शन की वजह से होता है। और इन्फेक्शन कौन-सा ऑर्गेनिज़्म करता है? ई कोलाई एक ऑर्गेनिज़्म है और उसका स्ट्रेन होता है O157H7 स्ट्रेन होता है, ठीक है? इस स्ट्रेन का क्या काम होता है कि ये इन्फेक्शियस डायरिया कराता है और ये जो हमारी गट है ना, उसकी वॉल्स को डैमेज करता है। तो डैमेज करता है तो ब्लीडिंग होती है और इसकी वजह से ये जो एचयूएस का ये वाला स्ट्रेन है, ये ब्लडी डायरिया कराएगा, ठीक है? और क्या ख्याल है जब ये वॉल को डैमेज कर रहा है, ब्लडी डायरिया करा रहा है, तो ये गट की इन्फ्लेम गट से निकल के कहाँ चला जाएगा? ब्लड में चला जाएगा और ब्लड में फिर जी ये आज़ाद है। ठीक है? तो यानी कि यहाँ पे ई कोलाई गट का बैक्टीरिया है ना, ई कोलाई गट में पड़ा हुआ था। ई कोलाई क्या रिलीज़ करता है? एंडोटॉक्सिन। ये सारे मसले टॉक्सिन की वजह से आते हैं। पहले तो इसने यहाँ पे डायरिया, वॉमिटिंग, नौज़िया करा दिया, ठीक है? उसके बाद ये गट में से निकला और इसने एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस किया हुआ है। वो एंडोटॉक्सिन ब्लड में जाएगा और ब्लड से होता हुआ वो कहाँ-कहाँ जाएगा? वाइटल ऑर्गन्स के पास जाएगा और इसका ज़्यादा सीवियर इफ़ेक्ट किसके ऊपर होता है? किडनीज़ के ऊपर होता है और ये किडनीज़ पे जाएगा और शीगा लाइक टॉक्सिन होता है। उस टॉक्सिन को क्या नाम देते हैं? शीगा लाइक टॉक्सिन, ठीक है? और वो किडनीज़ पे जाएगा, किडनीज़ को डैमेज कराएगा, तो इसीलिए इसका नाम है हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। यूरेमिया क्यों हो रहा है? किडनी डैमेज की वजह से हो रहा है, ठीक है? साथ ही यहाँ पे हम देख लेते हैं ये थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी इसके कॉजेज़ क्या हैं? टीटीपी का हमने पढ़ा कि इस एंजाइम की डेफिशिएंसी है जो इनहेरिटेड भी हो सकती है, एक्वायर्ड भी हो सकती है और एक्वायर्ड में ऑटो एंटीबॉडीज़ होती हैं। दूसरा है हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, वो किस वजह से होता है? ई कोलाई के O157H7 इन्फेक्शन की वजह से। और जो शीगा लाइक टॉक्सिन बनाता है ई कोलाई, वो क्या करता है? वो एंडोथेलियम की डैमेज अब शीगा लाइक टॉक्सिन मैंने कहा है ना किडनीज़ के पास जाएगा, डैमेज कराएगा। उसके अलावा जब ये ब्लड में आए तो ब्लड की एंडोथेलियम को भी, वेसल्स की एंडोथेलियम को भी डैमेज कराता है और साथ-साथ एंडोथेलियल इंजरी भी कराएगा। तो क्या ख्याल है जब ये एंडोथेलियल इंजरी कराएगा तो वहाँ थ्रोम्बोसिस भी होगा, ठीक है? तो वहाँ पे थ्रोम्बोसिस भी चलेगा और साथ में किडनी को जब ये डैमेज करता है तो उसकी वजह से किडनी फेलियर भी होता है। उसके अलावा एक हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम है जो टिपिकल होता है। एक हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम है जो एटिपिकल होता है, यानी कि जो टिपिकल से थोड़ा हट के होता है। इसमें क्या होता है कि अल्टरनेट पाथवे जो भी हमारा एक हमने पढ़ा था क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे होता है और एक होता है अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे। तो एटिपिकल हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम में क्या होता है कि जो अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे है वो इनहिबिट हो जाता है, ठीक है? तो जो अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे इनहिबिट नहीं होता, सॉरी, अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे के जो इनहिबिटर्स होते हैं, यानी कि वो चीज़ें जिन्होंने अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट को इनहिबिट करना था, वो चीज़ें ख़त्म हो गई। तो क्या ख़्याल है अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे ज़्यादा स्टिमुलेट होगा और ये पाथवे इम्यून सिस्टम का पार्ट है। इसका मतलब है इम्यूनिटी जनरेट होगी और बॉडी को डैमेज करेगी, ठीक है? तो इसमें किस-किस फैक्टर कॉम्प्लीमेंट फैक्टर एच, मेम्ब्रेन को फैक्टर प्रोटीन CD46 या फैक्टर नंबर 1 इन 3 चीज़ों की डेफिशिएंसी है। किस-किस की? कॉम्प्लीमेंट फैक्टर एच, मेम्ब्रेन को फैक्टर प्रोटीन CD46 या फैक्टर 1, ठीक है? और इनका काम क्या होता है कि इन्होंने अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे को इनहिबिट करना है। जब अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे इनहिबिट नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट के अंदर क्या होगा? हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। उसके अलावा एटिपिकल का एक और कॉज़ क्या है? इनहेरिटेड भी हो सकता है, एक्वायर्ड में अगेन ऑटो एंटीबॉडीज़ आ जाएँगी। उसके अलावा और कौन-कौन सी चीज़ें करवा सकती हैं हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम? बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जिसमें सी से याद रख लो, साइक्लोस्पोरिन और कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स। बहुत सारी रेडिएशन जो दी जाती हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट जब किया उस वजह से भी हो सकता है। कोई भी इन्फेक्शन हुए पेशेंट को एचआईवी या न्यूमोकोकल सेप्सिस हो गया, उसके अलावा कोई भी ऑटो इम्यून कंडीशन कौन-कौन सी हम पढ़ चुके हैं? एसएलई वगैरह होती है, एचआईवी का इन्फेक्शन या लिम्फोइड न्यूप्लाज़्म, और ये सारे क्या करवा रहे होते हैं? हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। अब यहाँ पे जल्दी-जल्दी देख लेते हैं जो हम बात पीछे पढ़ चुके हैं कि जीआईटी म्यूकोज़ा इन्फ्लेम हो जाता है। जब इन्फ्लेम होता है तो शीगा टॉक्सिन सर्कुलेशन में जाएगा और वहाँ पे ये एंडोथेलियल सेल्स क्या डैमेज करा देता है और जब डैमेज होगा प्लेटलेट्स एक्टिवेट होंगे, यानी कि एंडोथेलियल डैमेज हुआ, प्लेटलेट्स एक्टिवेट हुए, एग्रीगेट हुए और इसकी वजह से सारे थ्रोम्बोसिस के मसले स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसमें जो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं वो कौन से होते हैं? बच्चे और बूढ़े लोग, ठीक है? वो हाईएस्ट रिस्क के ऊपर होते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी-सी वीक होती है और वो इतना ज़्यादा डायरिया को कोप अप नहीं कर पाते। और ऐसे पेशेंट जिनमें ब्लड
ब्लडी डायरिया होते हैं, ब्लडी डायरिया होता है, यानी कि इकोलाई टॉक्सिन जो रिलीज़ करता है उसकी वजह से क्या होता है कि गट की वॉल भी तो डैमेज होती है, तो उसकी वजह से ऐसे पेशेंट्स में ब्लडी डायरिया भी नज़र आएगा। तो अगर ब्लडी डायरिया का पेशेंट आ रहा है, साथ उसकी किडनी फेल है, तो फ़ौरन आपके माइंड में आना चाहिए कि अच्छा इस पेशेंट को डायरिया भी हो रहा है, तो ऐसी कौन-सी चीज़ है जो कि गट से निकल के गई है और उसने किडनी को डैमेज करा है। तो आपके माइंड में फटाफट आ जाना चाहिए कि हो सकता है ये हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम हुआ हो शीगा टॉक्सिन की वजह से। अब हम दूसरा पढ़ते हैं, एटिपिकल एचयूएस जो है उसमें हमने पहले हम टेबल में पढ़ चुके हैं। अब हमें जल्दी-जल्दी पता हो जाना चाहिए कि इसमें अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे के जो इन्हिबिटर्स होते हैं वो नहीं होते। वो इन्हिबिटर्स नहीं होंगे, उनके डिफेक्ट हैं, तो क्या ख्याल है अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे ज़्यादा एक्टिवेट होगा। और इन्हिबिटर्स का क्या नाम था, कॉम्प्लीमेंट फैक्टर एच, CD46 और फैक्टर नंबर आई। ठीक है, इसको ऐसे याद रख लें, HIC, फैक्टर नंबर एच, कॉम्प्लीमेंट फैक्टर एच, उसके अलावा सी से CD46 हो गया और आई से क्या हो गया, फैक्टर नंबर आई। ठीक है, तो ये सारे डेफिशिएंट होते हैं, तो क्या ख्याल है कि अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे एक्टिवेट होगा। और इनकी ये भी हमारे पास जो है वो इनहेरिटेड इफेक्ट भी हो सकते हैं, एक्वायर्ड इफेक्ट भी हो सकते हैं। और जो एक्वायर्ड इफेक्ट होंगे, क्या ख्याल है, उसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ इन तीनों को डिस्ट्रॉय कराएंगी। ठीक है, और उसकी वजह से जो ऑटो एंटीबॉडीज़ वाली डिजीज़ होती है उसका कोर्स कैसा होता है कि वो रेमिटिंग होती है और रिलैप्सिंग होती है। रेमिट का मतलब ये होता है कि पेशेंट कंप्लीटली रिजॉल्व कर जाता है डिजीज़ के बाद, और रिलैप्सिंग होता है कि बार बार वापस आ जाती है। उसके अलावा अनलाइक टीटीपी, यानी ये चीज़ टीटीपी के सिमिलर नहीं होती एचयूएस की, वो क्या है कि प्लेटलेट एक्टिवेशन, यानी कि हमें टीटीपी में प्लेटलेट एक्टिवेशन का रीज़न पता था कि हमने कहा था कि एंजाइम डेफिशिएंट था जिस वजह से वॉन विलिब्रेंट फैक्टर क्लीव नहीं हो पा रहा था। प्लेटलेट एक्टिवेशन का रीज़न पता था, यहाँ पे प्लेटलेट एक्टिवेशन का रीज़न हमें कंफर्म नहीं है। पैरोक्सिस्मल हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया, ये हमने पढ़ा हुआ है। जैसे पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया होता है, उसी तरह इसमें भी क्या होता है कि थेराप्यूटिक एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। और अब हमने पढ़ा है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट पाथवे की वजह से सारा मसला हो रहा है, तो क्या ख्याल है कॉम्प्लीमेंट पाथवे को जब हम इनहिबिट करवाएंगे तो हमारे पास डिजीज़ रिजॉल्व हो जाएगी। तो जैसे हम पीएनएच में ये थेराप्यूटिक एंटीबॉडीज़ दे रहे होते हैं, इसमें भी हम थेराप्यूटिक एंटीबॉडीज़ देते हैं। और वो क्या कराती हैं कि वो कॉम्प्लीमेंट फैक्टर 5 की एक्टिवेशन को इनहिबिट कराती हैं, यानी कि बाहर से हमने एंटीबॉडी दी, वो कॉम्प्लीमेंट फैक्टर C5 की एक्टिवेशन को इनहिबिट कराएंगी। और क्या ख्याल है जब कॉम्प्लीमेंट इनहिबिट हुआ तो जो सारे मसले होने हैं थ्रोम्बोसिस वगैरह के वो होंगे, ऑब्वियसली नहीं होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें सारा आपने याद रखना है कि रीज़न क्या है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। रीज़न इज़, अब एक तो आपने एंटीबॉडी देनी है थेराप्यूटिक, दूसरा अगर आप इम्यूनोसप्रेशन देते हो यानी इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन्स देते हो तो वो भी पेशेंट्स के अंदर क्या कराती हैं, इंप्रूवमेंट लाती हैं। अब ज़्यादातर जो एचयूएस के पेशेंट्स होते हैं इनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, यानी कि जो डिजीज़ हो रही है, जैसे अगर किडनी का फेलियर चल रहा है, यूरीमिया हो रहा है, तो उसको डायलिसिस वगैरह करा देंगे या रीनल ट्रांसप्लांट करा देंगे। ठीक है, तो यानी कि जो मसला चल रहा है ना उस मसले को ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो हम इसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं कि जो इशू आ रहा है उसको हम सपोर्ट कर देते हैं पेशेंट की बॉडी को। उसके अलावा थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथी जो एचयूएस की तरह होती हैं, वो किस वजह से हो सकती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एंडोथेलियल सेल को डैमेज करा देती है, उसमें कोई ड्रग्स हो सकती हैं, रेडिएशन थेरेपी हो सकती है। ये जब जो चीज़ एंडोथेलियल सेल को डैमेज कराएगी तो वो थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथी क्रिएट करेगी और वो बिल्कुल एचयूएस के सिमिलर हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होता है कि एचयूएस जो है कभी-कभी क्या होता है कि उसमें क्रॉनिक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो जाती हैं, तो ये चीज़ थोड़ी डेंजरस हो जाती है। और क्योंकि किडनी भी पेशेंट की फेल हो रही होती है, तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि पेशेंट का जो है वो सारी चीज़ें हम साथ-साथ लेके चलें, उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम देते रहें और टाइमली उसका डायग्नोसिस भी बना लें। अब जल्दी से हम ये रिव्यू कर लेते हैं डायग्राम से, ताकि हमें दोनों चीज़ों का क्लियर हो जाए। अब जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब क्या है कि प्लेटलेट काउंट 150,000 से कम हो गया है या फिर 25% से ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया है। बेसलाइन क्या है 150,000, इससे 25% ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया है। ठीक है, ये होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिसिस क्या होती है कि इसमें शिस्टोसाइट्स होते हैं। शिस्टोसाइट्स क्या होते हैं, हमने पढ़े में कि जो सेल की टूट फूट हो रही होती है उसको शिस्टोसाइट्स कहते हैं। और हीमोलिटिक एनीमिया चल रहा है तो शिस्टोसाइट्स होंगे। और जब आरबीसी टूटते हैं, हमें पता है कि आरबीसी अपनी एनर्जी एनारोबिक रेस्पिरेशन से ले रहे होते हैं, तो उनके अंदर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यानी कि एलडीएच ज़्यादा होता है। तो जब आरबीसी टूटेंगे तो इनका एलडीएच ज़्यादा होगा, हेप्टोग्लोबिन कम हुआ होगा। क्यों? क्योंकि वो सारा हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है। ये सारी बातें हमने पढ़ी हुई हैं, हीमोग्लोबिन कम होगा, हेमाटोक्राइट कम होगा। ठीक है, तो ये होती है माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिसिस। अब आपको ये सारे सिम्पटम्स नज़र आए, आपने क्या करना है कि बाकी सारी चीज़ें जो थ्रोम्बोसिस की चीज़ें होती हैं, डीआईसी, मैकेनिकल वाल्व और ये सारी चीज़ें आपने उसमें क्या करनी है, एक्सक्लूड कर देनी है। जब वो एक्सक्लूड हो गई तो आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलिसिस मिल रही है। आपके माइंड में 3 सिम्पटम्स ढूँढने चाहिए, मतलब आपके माइंड में आना चाहिए कि मुझे 3 सिम्पटम ढूँढने हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम ढूँढने हैं। अगर तो पेशेंट कन्फ्यूजन के साथ आ रहा है, सीजर्स के साथ आ रहा है या कोई और दिमाग के मसले चल रहे हैं, और अगर तो पेशेंट साथ में रीनल इम्पेयरमेंट के साथ आ रहा है, जिनकी किडनी ख़राब होती है, उनके अंदर एक तो क्रेटिनिन ज़्यादा होता है, उनका जो
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो कम होता है। बीपी ऐसे लोगों का बढ़ा हुआ होता है, क्यों? क्योंकि किडनी से बीपी कंट्रोल हो रहा होता है, तो किडनी जब खराब होना स्टार्ट होती है तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होता है, और रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जब ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाए, वो क्या कराता है, सॉल्ट और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराएगा और उस वजह से बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, तो रीनल इंपेयरमेंट किसी की वजह से आपको क्या क्या नजर आएगा, क्रेटिनिन ज़्यादा नजर आएगा, जीएफआर कम हुआ हुआ होगा, बीपी बढ़ा हुआ होगा, और यूरिन एनालिसिस, यानी कि यूरिन एनालिसिस क्या होती है कि पेशेंट का यूरिन लेते हैं और उसका एनालिसिस कराते हैं, टेस्ट करते हैं, यूरिन में देखते हैं क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। नॉर्मल से हट के जो चीज़ें आएंगी वो होगा एबनॉर्मल यूरिन एनालिसिस। ये 4 चीज़ें नजर आएंगी तो आपको पता चल जाएगा इन टेस्ट के जरिए कि पेशेंट की किडनी खराब हुई है। अब जीआईटी सिम्टम्स आपको क्या नजर आते हैं, जो हमने मेनली किस में पढ़े थे, एचयूएस में पढ़े थे, जब हमारे पास कौन सा ई कोलाई जाके डैमेज कर रहा होता है, तो डायरिया होगा, साथ में ब्लड आ रहा होगा, पेशेंट को नौजिया वॉमिटिंग होगा, पेट में दर्द होगा क्योंकि डायरिया चल रहा है, और साथ में गैस्ट्रोएंटेराइटिस होगा। ठीक है, ये 3 चीज़ें नजर आई, तो आपने अगला काम क्या करना है कि आपने प्लेटलेट देखते हैं। अगर तो प्लेटलेट 30,000 से कम हुए, या फिर आपके पास नॉर्मल या नियर नॉर्मल रीनल फंक्शन है, कि रीनल फंक्शन तकरीबन नॉर्मल है, और जब आप प्लाज्मा एक्सचेंज करा रहे हैं तो पेशेंट उसको रिस्पॉन्स कर रहा है, और एक्टिविटी जब आपने देखी इस एंजाइम की मेटालोप्रोटीनेज की, वो तो 10 से कम थी। ठीक है, यानी कि 10 से कम उसकी कंसनट्रेशन थी, 10 IU पर डेसीलीटर से कम उसकी कंसनट्रेशन थी, और उसकी एक्टिविटी कम आपको नजर आई, तो आपने फटाफट डायग्नोसिस बनाना है कि इसको टीटीपी है। तो आपने ट्रीटमेंट क्या देना है, प्लाज्मा एक्सचेंज करना है, इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन देनी है, जिसमें रिटोक्सीमैब होता है, विनक्रिस्टीन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, साइक्लोस्पोरिन, और दूसरा आपने स्प्लीनेक्टमी कर देनी है पेशेंट की, क्योंकि स्प्लीन प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करती है। इम्यून रिएक्शन की वजह से हम प्लाज्मा एक्सचेंज करा रहे हैं ना, इसका मतलब है ऑटो एंटीबॉडीज़ की वजह से जो डैमेज कर रही है प्लेटलेट्स को स्प्लीन, तो स्प्लीनेक्टमी से भी फ़ायदा होगा। अब ये जो ड्रग्स हैं, ये आप फार्मा में पढ़ लोगी, आपको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स की समझ आ जाएगी, अभी सिर्फ आप नाम देख लो। ठीक है, उसके बाद आ जाओ कि रीनल इम्पेयरमेंट के बाद हमने ये चीज़ें देख ली। अब ये तीनों सिम्टम, न्यूरोलॉजिकल, रीनल इम्पेयरमेंट, जीआईटी सिम्टम्स हैं, और आपने आगे देखा तो पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इतना सीवियर नहीं है। इसमें देखो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सीवियर था, 30,000 से भी कम प्लेटलेट्स थे। इसमें आगे हमने जब पेशेंट का टेस्ट कराया तो हमने देखा कि इतना सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नहीं है, लेकिन रीनल डिस्फंक्शन बहुत सीवियर है। यहाँ पे रीनल डिस्फंक्शन सीवियर था नहीं था, नॉर्मल, तकरीबन नॉर्मल था रीनल फंक्शन, लेकिन यहाँ पे रीनल फंक्शन बहुत सीवियरली इम्पेयर्ड है। और साथ में आपने जब प्लाज्मा एक्सचेंज किया पेशेंट का, तो प्लाज्मा एक्सचेंज को कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, और या तो आपने जब एंजाइम का लेवल कराया, तो मोस्टली इन पेशेंट्स में एंजाइम के लेवल्स नॉर्मल होते हैं, यानी कि 10 इंटरनेशनल यूनिट पर डेसीलीटर से ज़्यादा होंगे, तो इसको है एटिपिकल हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। तो आपने क्या करना है कि वो जो इंसल्टिंग फैक्टर है, या वो जो ड्रग है, या वो जो, सॉरी ड्रग नहीं, वो जो बैक्टीरिया है, उसको आपने रिमूव करना है। और दूसरा, कॉम्प्लीमेंट की वजह से ये मसला हो रहा था, तो आपने एंटी कॉम्प्लीमेंट थेरेपी देनी है। एक्यूलीजुमैब एक एंटीबॉडी होती है जो कि कॉम्प्लीमेंट के खिलाफ काम करती है, आपने ये चीज़ें दे देनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देख ली कि इस फ्लो चार्ट से आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा कि टीटीपी में क्या डिफरेंस है, एचयूएस और टीटी में डिफरेंस क्या है, और इनकी सेम चीज़ें क्या हैं। नेक्स्ट एक और डायग्राम है, इसमें जल्दी से हम कंपैरिजन कर लेते हैं। देखो एचयूएस में क्या होता है, एंडोथीलियल सेल का डिस्फंक्शन होता है बैक्टीरियल टॉक्सिन की वजह से, जो शीगा टॉक्सिन हमने पढ़ा था। और टीटीपी में क्या होता है कि इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, या एंजाइम इनहिबिट होता है। ठीक है, ये ज़्यादातर किस में होता है, इन्फेंट्स में होता है और यंग चिल्ड्रन में होता है, जिसमें डायरिया की डिजीज़, डायरिया की इलनेस की हिस्ट्री होती है, और ये ज़्यादातर एडल्ट लोगों में होता है, और किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है, कोई ड्रग्स या प्रेगनेंसी वगैरह की वजह से हो रहा होता है। ठीक है, इसमें ट्रायड याद रखना है, इसमें ट्रायड होता है। एचयूएस में क्या होता है, ट्रायड होता है, रैट से याद रखना है, आर से रीनल इंजरी, ए से अनीमिया, कौन सा एनीमिया आपको पता है, माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया, और टी से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इसकी प्रेजेंटेशन होती है। जबकि टीटीपी में आपने पेंटार्ड याद रखना है, फैट रन, यानी कि फीवर, ए से एनीमिया, एनीमिया कौन सा है, माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया, आर से रीनल इंजरी, और एन से क्या है, न्यूरोलॉजिकल साइंस होंगे। ठीक है, अब पेरिफेरल स्मेयर जब आप एचयूएस के पेशेंट्स का कराओगे, शिस्टोसाइट्स नजर आएंगे, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि आरबीसी डैमेज होते हैं, जब वो थ्रोम्बस से टकराते हैं तो वो टूट फूट हो जाती है, और यहाँ प्लेटलेट्स आपको कम नजर आएंगे। जबकि जो टीटीपी का पेरिफेरल स्मेयर कराते हो तो उसमें शिस्टोसाइट और उसमें भी प्लेटलेट्स कम नजर आएंगे। अब जो आपने टीटीपी की मैनेजमेंट करानी है, वो हमने पढ़ा था कि हम प्लाज्मा एक्सचेंज कराते हैं या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देते हैं। इनका काम क्या होता है, इम्यूनोसप्रेशन करवाना, और रिटुक्सीमैब दे सकते हो। जबकि हमने एचयूएस के पेशेंट में पढ़ा था कि इसमें ज़्यादातर थेरेपी क्या होती है, सपोर्टिव होती है, क्योंकि किडनी खराब हो रही है, तो किडनी का काम क्या होता है, फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करना। आप इस पेशेंट को फ्लूइड लगाते हो, इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हो, अगर किडनी खराब है डायलिसिस भी कराते हो, और प्लाज्मा एक्सचेंज भी। तो मेनली एचयूएस में क्या होता है, एचयूएस में थेरेपी कैसी होती है, सपोर्टिव थेरेपी होती है। नेक्स्ट एक और ये डायग्राम है एचयूएस और टीटीपी की, इसमें देख लें दोनों चीज़ें आपको वाज़ेह हो रही हैं। एचयूएस ई कोलाई की वजह से होता है, जबकि जो हमारे पास होता है टीटीपी, वो किस वजह से होता है, एक्सट्रिंसिक कॉजेज़ की वजह से होता है। एचयूएस ज़्यादा बच्चों में कॉमन होता है, ये ब्लड में, ये ज़्यादातर एडल्ट्स में कॉमन होता है। इसमें डायरिया होता है, ब्लडी डायरिया, और ज़्यादातर जो टीटीपी है उसमें फ्लू लाइक इलनेसेस नज़र आ रही होती हैं आपको। ठीक है, और इनमें नज़र क्या क्या आएगा, रीनल डिस्फंक्शनिंग होगी, माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा। ठीक है,
और जो टीटीपी है उसमें एडिशनल 2 चीज़ें आ रही थी, न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स और फीवर, और इसमें मोर्टेलिटी ज़्यादा, यानी कि इसमें डेथ के चांसेस टीटीपी में ज़्यादा होते हैं, ठीक है? और उसमें हमारे पास क्या है कि एचयूएस में 10% मोर्टेलिटी के चांसेस होते हैं। इसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है और इसमें आप प्लाज़्माफेरेसिस यानी कि फ़िल्ट्रेशन करते हो। और नीचे कुछ बातें लिखी हुई हैं कि एचयूएस का ट्रायड होता है, टीटीपी का पेंटाइड होता है। प्लेटलेट्स नहीं देने ट्रीटमेंट में, क्यों? क्योंकि आपने प्लेटलेट दिए तो सिचुएशन सीवियर हो सकती है, ठीक है? तो ऐसे पेशेंट को प्लेटलेट नहीं देने, बल्कि उसकी क्या करना है कि उसका जो मेन रीज़न है उसको एलिमिनेट करना है। और एचयूएस के लिए एंटीबायोटिक्स नहीं देनी होती। क्यों नहीं देनी होती? क्योंकि जब आप एंटीबायोटिक्स देते हो, बैक्टीरिया टूटता है ना, बैक्टीरिया फटता है, तो उसके अंदर से टॉक्सिन और ज़्यादा रिलीज़ होगा और पेशेंट जो है वो शॉक में जा सकता है, डेथ हो सकती है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि एंटीबायोटिक एचयूएस के लिए नहीं देनी, पहले सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है और उसके बाद फिर इन्फेक्शन को ट्रीट करना है। अब ये जल्दी से देख लें, फैट रन फॉर एचयूएस एंड टीटीपी, ये चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। और इसमें क्या होता है कि किडनी डिजीज़ ज़्यादा सीवियर किस में होती है? एचयूएस में। ब्रेन डिजीज़ सीवियर होती है टीटीपी में। और गेट राइट स्लाइड, राइट स्लाइड मतलब इसमें राइट स्टेन लेते हैं हम, और राइट स्टेन पे हमें शिस्टोसाइट्स नज़र आएंगे, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं, ये पेंटार्ड दिया हुआ है टीटीपी का, आपको डायग्राम से ज़्यादा अच्छा याद हो जाएगा। पेंटार्ड दिया हुआ है और कॉजेज़ दिए हुए हैं, क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। साथ हमने मैनेजमेंट देख ली कि मैनेजमेंट होती है प्लाज्माफेरेसिस, ठीक हो गया? उसके बाद ये देख लें, ये एक बहुत अच्छी डायग्राम है जो हमें ग्रीन से शो हुआ है। वो 3 चीज़ें किस में होती हैं? एचयूएस में होती हैं। बाकी टीटीपी में एडिशनल 2 और चीज़ें आ जाती हैं, फीवर और न्यूरोलॉजिकल साइंस आ जाते हैं। उसके बाद ये टीटीपी देख लें, टीटीपी में ये देखो ये एंजाइम था। इस एंजाइम ने क्या किया था? ये जो इतना बड़ा वॉन विलिब्रेंट फैक्टर है, इसको तोड़ के छोटे-छोटे पीसेज़ में कन्वर्ट कर दिया था। अब क्या ख़्याल है, ये बड़ा था तो ये ब्लड फ्लो को मसला करा रहा था। ये देखो ये यहाँ पे बड़ा है तो ये ब्लड फ्लो का मसला करा रहा है, ऑब्वियसली करा रहा है। जब छोटे-छोटे पीसेज़ हो गए तो ब्लड फ्लो आराम से नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, जब ये एंजाइम नहीं है, टीटीपी, ये सॉरी वॉन विलिब्रेंट फैक्टर इतना बड़ा मौजूद है, और ये अपने साथ क्या बाइंड कराना स्टार्ट कर देगा? सारे के सारे प्लेटलेट बाइंड होंगे। और ये देखो प्लेटलेट बाइंड होते-होते ये इतना बड़ा होता जा रहा है, ठीक है? और जब ये इतना बड़ा होता जा रहा है, आगे देखो ये जब एक इतनी बड़ी सी क्लम्प की फॉर्म में आपकी बॉडी में मौजूद होगा, तो क्या ख़्याल है कि बॉडी में प्लेटलेट जमा होंगे और थ्रोम्बोसिस होगा, तो थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, क्यों? क्योंकि प्लेटलेट डैमेज हो रहे हैं। और पर्परा होगा कि पेशेंट की स्किन पे आपको पर्परा नज़र आ जाएगा। अगेन ये वाली चीज़ देख लो कि थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पर्परा में, ये देखो ये बहुत बड़े-बड़े वॉन विलिब्रेंट फैक्टर हैं और ये एंजाइम खड़ा हुआ है, ये इनकी तोड़-फोड़ कर रहा है। और नॉर्मल वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के छोटे-छोटे मल्टीमर्स होते हैं जिन्होंने काम कराना होता है, ठीक है? देखो छोटे-छोटे मल्टीमर्स हैं। लेकिन क्या होता है कि जब ये हमारे पास, ये देखो ये वॉन विलिब्रेंट फैक्टर नहीं टूटा, तो इसने क्या किया है कि प्लेटलेट्स को अपने साथ बाइंड करना शुरू कर दिया। जब सारे प्लेटलेट्स इसमें देखो जमा होते जा रहे हैं, तो साथ बेचारे आरबीसी जब इस जंगले में से गुजरेंगे तो टूटना ही शुरू हो जाएंगे, तो आरबीसी का भी डैमेज हो जाता है। तो इसलिए ऐसे पेशेंट में माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिसिस चली होती है, क्योंकि छोटी छोटी वेसल्स में थ्रोम्बस बना, उन्होंने जगह तंग कर दी, तो आरबीसी भी डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगे। और देखो कि वेसल वॉल में से एक तो आरबीसी भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, दूसरी जगह कितनी तंग हो गई है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आगे टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, टिश्यू इस्कीमिया होगा। और क्योंकि आरबीसी डैमेज हो रहे हैं, आप पेरिफेरल स्मेयर कराते हो, तो आपको शिस्टोसाइट्स मिलेंगे, ठीक है? उसके अलावा आपको क्या-क्या मिलेंगे? माइक्रोथ्रोम्बाई मिलेंगे, जो कि वेसल्स में हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो ये डायग्राम अच्छे से आपने अगर कर ली, तो आपको सारी की सारी पैथोफिजियोलॉजी समझ आ जाएगी। ये देख लें, यहाँ पे भी ये एंजाइम था, इसका काम क्या था कि ये इन सबको छोटे-छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करना। लेकिन जब ये एंजाइम इनएक्टिवेट हुआ, या तो म्यूटेशंस की वजह से या एंटीबॉडीज़ की वजह से एंजाइम नहीं था, तो टीटीपी में देखो इतना बड़ा थ्रोम्बस बन गया। यहाँ पे देख लो, ये कि इसको इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये थेरेपी के लिए इंपॉर्टेंट है कि बी सेल के ऊपर CD20 होता है ना, तो जो क्या ख्याल है कि अगर हम CD20 को इनहिबिट कर देंगे, तो बी सेल का काम होता है एंटीबॉडी का रिलीज़ करना, तो CD20 इनहिबिट होगा तो एंटीबॉडीज़ रिलीज़ नहीं होंगी। तो वो जो हम थेराप्यूटिक एंटीबॉडी देते हैं रिटुक्सीमैब, वो क्या कराती है? CD20 को इनहिबिट कराती है, और उसकी वजह से क्या होगा कि एंटीबॉडीज़ रिलीज़ नहीं होंगी। सिमिलर साइक्लोस्पोरिन का भी यही काम होता है कि साइक्लोस्पोरिन ने टी सेल को इनहिबिट करना है। तो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हम फार्मा में पढ़ेंगे, तो इनका ये काम होता है कि इन्होंने बेसिकली देखो बी सेल, टी सेल इम्यून सेल्स हैं, इनको सप्रेस कर दिया, ठीक है? प्रेडनिसोलोन क्या है? हमारे पास स्टीरॉइड है, हमने पढ़ा था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो कि स्टीरॉइड्स होते हैं, उनका क्या काम होता है कि उन्होंने भी प्लाज्मा सेल को इनहिबिट करना है। तो क्या ख्याल है, जब प्लाज्मा सेल इनहिबिट होंगे तो एंटीबॉडीज़ रिलीज़ होंगी? ऑब्वियसली नहीं हो पाएंगे, और पेशेंट के सिम्टम्स जो है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके अलावा हम प्लेटलेट्स के भी इनहिबिटर्स दे सकते हैं ऐसे पेशेंट्स को, जैसे एनफ एनफेबाटाइड वगैरह है, और ये सारी चीज़ें इनकी डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। बस ये याद रखेंगे कि इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स आपने दिए, रिटुक्सीमैब, साइक्लोस्पोरिन, प्रेडनिसोलोन वगैरह। उसके बाद इस डायग्राम को देख लें, ये वाली भी हमें यही बता रही है कि माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया होगा तो हीमोग्लोबिन कम होगा, हेप्टोग्लोबिन कम होगा, एलडीएच ज़्यादा होगा, शिस्टोसाइट्स होंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, कॉम्प्लीमेंट या जो C3 का लेवल है वो कम होगा। उसके अलावा जो एक्टिविटी है इस एंजाइम की, वो भी हमारे पास जो हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम है उसमें तो नॉर्मल होती है और बाकी में कम हो जाएगी, ठीक है? तो एटिपिकल एचयूएस में क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट स्टिमुलेट होते हैं, कोएगुलेशन होती है, और साथ साथ फेब्रिनोलाइसिस भी चल रही होती है। किडनी में मसले आएंगे तो क्या होगा? जीएफआर कम
मिलेगा प्रोटीन यूरिया। आप किडनी का पेशेंट का यूरिन टेस्ट कराते हो, उसमें आपको प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा, हेमएच यूरिया खून नज़र आएगा क्योंकि डैमेज हो रहा है। हाइपरटेंशन हो जाएगी, मैंने बताया कि बीपी ज़्यादा हो जाता है जब किडनी डैमेज होती है, तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होगा और वो क्या करा देगा, हाइपरटेंशन करा देगा। सीएनएस में क्या होगा, पेशेंट ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस के साथ आएगा, यानी कि आपको लगेगा कि पेशेंट का दिमाग थोड़ा ख़राब सा हुआ है, वो सही से बातें समझ नहीं रहा, उसको चीज़ें समझ नहीं आ रही, वो अजीब-अजीब बातें कर रहा है। फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स आते हैं, सीजर्स होते हैं, यानी कि पेशेंट को फिट्स वगैरह पड़ते हैं। जीआई ट्रैक्ट में क्या होता है, हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम में डायरिया होता है, नोज़िया, वॉमिटिंग और एब्डोमिनल पेन चल रहा होता है। ये डायग्राम भी देख लें कि जो ई कोलाई होता है वो किस वजह से आता है। जो रेड मीट की कंजप्शन करते हैं लोग, अगर वो इन्फेक्टेड है तो ई कोलाई आ जाता है और ई कोलाई टॉक्सिन बनाएगा, वो टॉक्सिन इंटेस्टाइन में जाएगा, बाइंड करेगा, इंटेस्टाइन का डैमेज कराएगा एपिथेलियम का, और फिर वहाँ से ब्लड में चला जाएगा और ब्लड में जाएगा और टॉक्सिन जाके किडनी में जाएगा और हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम कराएगा, और जब गट में होता है तो वो ब्लडी डायरिया करा देता है। ठीक है, तो ये सारा हमने पढ़ लिया, टीटीपी, हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, सारी डायग्राम्स को रिव्यू कर लेना है, इनसे पैथोफिजियोलॉजी और उसका ट्रीटमेंट और सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।